नमस्ते। द डीप रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की और हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। इस आदेश ने अरावली के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बिल्कुल, कहने को तो ये एक अच्छी बात लग सकती है कि पहली बार अदालत ने अरावली के लिए एक समान परिभाषा दी है। हाँ, सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लगता है। लेकिन असल में ये जश्न मनाने की नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी चिंता की वजह बन गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदेश में एक सीधी सी लाइन है कि केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हैं। ओके। और यही सीधी सी लाइन अपने आप में एक भूचाल है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इस एक नियम से दिल्ली एनसीआर की लगभग 90 से 95% अरावली पहाड़ियां वो एक ही झटके में कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगी। 1 मिनट, 90 से 95%? जी हाँ। मतलब एक कलम के झटके से कानूनी तौर पर अरावली का इतना बड़ा हिस्सा अब अरावली ही नहीं रहा। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और खतरनाक विरोधाभास सामने आता है। 670 मिलियन साल पुरानी पर्वत श्रृंखला जो पृथ्वी पर जीवन के विस्फोट से भी पुरानी है, आज हमारे ही हाथों धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो अरावली के उस विशाल इतिहास को समझना जरूरी है जिसे हम शायद खोने की कगार पर हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक है, हिमालय से भी पुरानी। बहुत पुरानी। ये तब से मौजूद है जब भारतीय उपमहाद्वीप का कोई अस्तित्व ही नहीं था और धरती का नक्शा मतलब आज से बिल्कुल अलग दिखता था। तो ये बनी कैसे थी? इसके बनने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। ये एक पुराना वलित पर्वत है जिसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अच्छा। ये तब बना जब दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं और उनके दबाव से जमीन ऊपर उठ गई। जैसे हिमालय बना। हाँ, लेकिन हिमालय एक युवा वलित पर्वत है जो अब भी बन रहा है। इसीलिए वहां आज भी भूगर्भीय हलचल मतलब भूकंप वगैरह आते रहते हैं। वो सिस्मिक रूप से बहुत सक्रिय है। जबकि अरावली अब शांत हो चुकी है। बिल्कुल। करोड़ों सालों में हवा और पानी के कटाव यानी इरोजन ने इसे धीरे धीरे घिस दिया है। जो पहाड़ियां कभी शायद हिमालय जितनी ऊंची रही होंगी, आज उनकी औसत ऊंचाई सिर्फ 600 से 900 मीटर रह गई है। और इसका महत्व सिर्फ भूवैज्ञानिक नहीं है, ये हमारे आज से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। एक बहुत दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत का राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना हिल्स पर है वो भी इसी अरावली श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये सोचना ही कमाल है कि जिस जगह आज देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं वो धरती की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक पर टिकी है। और इसकी प्राचीन भूमिका तो और भी गहरी है। करीब 750 मिलियन साल पहले इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मलानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ओके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी विस्फोट से निकली गैसों ने पृथ्वी को एक लंबे हिमयुग, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं, उस अवस्था से बाहर निकालने में मदद की। अच्छा। और इस क्षेत्र में बहुकोशिकीय जीवन के पनपने का माहौल बनाया। प्राचीन काल में तो ये गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक प्राकृतिक दीवार का काम करती थी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि शायद पृथ्वी पर जटिल जीवन की शुरुआत का एक सिरा अरावली से जुड़ता है। हाँ, कुछ थ्योरीज ऐसा मानती हैं। ये तो अद्भुत है। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, आज के समय में तो ये हमारे लिए एक जीवन रेखा है। इसे अक्सर दिल्ली एनसीआर के फेफड़े कहा जाता है। और ये उपाधि इसे बिल्कुल सही दी गई है। दिल्ली और आसपास के शहरों में जहां प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर पर है, वहां अरावली के जंगल एक विशाल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हवा को साफ करते हैं। पर इनका काम यही खत्म नहीं होता। ये मौसम पर भी असर डालते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जब मानसून के बादल आते हैं तो अरावली की ऊंचाई उन्हें रोककर शिमला और नैनीताल की ओर धकेलती है, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को जीवन देने वाली बारिश मिलती है। और सर्दियों में भी तो इसका एक बड़ा रोल है। सही बात है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर मैदानी इलाकों को कड़ाके की ठंड से बचाती है। मतलब एक तरह से हमारे लिए एक प्राकृतिक कंबल का काम करती है। और शायद सबसे जरूरी काम, थार रेगिस्तान को रोकना। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली ना होती
तो शायद आज दिल्ली के दरवाजे पर रेगिस्तान दस्तक दे रहा होता। और ये जैव विविधता का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ 300 से ज्यादा देशी पौधों की प्रजातियां हैं, 120 पक्षियों की प्रजातियां और 20 से ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। और इसी में वो मशहूर सरिस्का दिल्ली तेंदुआ वन्य जीव गलियारा भी शामिल है। सही का के में घूमने फिरने का एक सुरक्षित रास्ता देता है। और पानी, सबसे जरूरी बात, पानी। ये बनास, साहिबी और लूनी जैसी कई नदियों का स्रोत है। इसका पूरा तंत्र एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है, जो बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन में भेजता है। अच्छा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए? जी, इसी से उत्तर पश्चिम भारत का भूजल स्तर यानी वाटर टेबल रिचार्ज होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। तो एक तरफ इतना गौरवशाली इतिहास और इतना जरूरी पारिस्थितिकी महत्व, और दूसरी तरफ इसके विनाश के वो आंकड़े जो किसी को भी चौंका दें। बिल्कुल। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की एक रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 पहाड़ियों में से 31 गायब हो चुकी हैं। गायब? ये शब्द ही अपने आप में डरावना है। मतलब एक पूरा का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया गया है। ये कैसे मुमकिन है? एक रिपोर्ट नहीं है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2017 के बीच, मतलब सिर्फ 6 साल में 98.87 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अवैध खनन हुआ। बाप रे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट तो और भी डरावनी तस्वीर दिखाती है। उसके मुताबिक अरावली में 3200 से ज्यादा जगहों पर अवैध खनन चल रहा है। 3200? ये तो किसी छोटी मोटी चोरी नहीं है। नहीं, ये एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। और जाहिर है 31 पहाड़ियों को गायब करने के लिए फावड़े और कुदाल तो इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एक संगठित माइनिंग माफिया है जो पूरी तरह से बेखौफ होकर काम कर रहा है। और इनका तरीका क्या होता है? इनका तरीका बहुत क्रूर और विनाशकारी है। ये पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। धमाकों से पहाड़ टूटता है और फिर उस पत्थर और बजरी को ट्रकों में भरकर रातों रात निर्माण साइटों तक पहुंचा दिया जाता है। और ये सब कानून की नजरों से बचकर कैसे हो जाता है? क्योंकि ये सिंडिकेट बहुत ताकतवर है। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कितना? इसकी भयावहता का अंदाजा 2022 में हरियाणा के नूह में हुई एक घटना से लगाया जा सकता है। जब DSP सुरेंद्र सिंह अवैध खनन रोकने गए तो खनन माफिया ने उन पर डंपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी की हत्या? हाँ, जो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये घटना सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि ये माफिया कितना बेखौफ है। बिल्कुल। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि दिल्ली NCR का जो आसमान छूता रियल एस्टेट बाजार है, उसे ईंधन कहाँ से मिल रहा है? हाँ, हमारी नई इमारतें, मॉल और हाईवे कहीं ना कहीं इन्हीं तबाह हुई पहाड़ियों की कीमत पर बन रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ अवैध खनन तक तो सीमित नहीं होगी। नहीं, एक दूसरा धीमा जहर भी है। फार्म हाउस और कॉलोनियों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पहाड़ियों के बीच से बहने वाले सदियों पुराने प्राकृतिक जल चैनलों के रास्ते में निर्माण कर दिया गया है। इससे बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता और भूजल का रिचार्ज रुक गया है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था पूरी तरह से विफल होती दिख रही है। यहाँ कानूनी और प्रशासनिक विफलता साफ दिखाई देती है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है। कानून तो है। बिल्कुल। 1992 में एक अरावली अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कई आदेश दिए हैं। लेकिन समस्या इन कानूनों के प्रवर्तन की है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की। जमीनी हकीकत इन कागजी कानूनों से कोसों दूर है। और कई मामलों में तो सरकारें खुद ही इन कानूनों को कमजोर करती नजर आती हैं। मैंने पढ़ा है कि हरियाणा सरकार ने कोविड का हवाला देकर खनन फिर से शुरू करने की अपील की थी। महामारी के कारण राज्य के अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें अरावली में खनन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। मतलब एक स्वास्थ्य संकट का हवाला देकर हमारे पर्यावरण के फेफड़ों को ही खत्म करने की इजाजत मांगी जा रही थी। हाँ, और हद तो तब हो गई जब हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक कानून लाकर अरावली रेंज को ही पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की, ताकि हजारों एकड़ जमीन निर्माण के लिए खोली जा सके। और राजस्थान का क्या हाल है, जहां से वो 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं? CNC की ही रिपोर्ट इस पर भी रोशनी डालती है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार खनन कंपनियों से सालाना लगभग 5000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त करती है। 5000 करोड़? जी, जब इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी हो तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है।
ऐसे में सख्त कदम उठाने के बजाय ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपनी तिजोरियां भरने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। तो इस पूरे विनाश के परिणाम अब जमीन पर दिखने भी लगे होंगे। हाँ, और बहुत ही खतरनाक तरीके से दिख रहे हैं। सबसे पहला और सीधा असर है जल संकट, पानी की कमी। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, अरावली भूजल को रिचार्ज करती है। अब ये प्रक्रिया ठप पड़ गई है। नतीजा ये है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में पानी का स्तर हर साल खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। और मरुस्थलीकरण का खतरा, जिसका आपने जिक्र किया था, वो खतरा अब और भी वास्तविक हो गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक सर्वे में पता चला कि दक्षिणी हरियाणा में अरावली के भीतर 12 बड़े वनस्पतिक अंतराल यानी वेजिटेटिव गैप्स बन गए हैं। तो ये टूटी हुई दीवार की तरह हो गए। हाँ, और पर्यावरणविदों को अब ये चिंता सता रही है कि इन्हीं रास्तों से थार का मरुस्थल और उसकी धूल भरी आंधियां उत्तर भारत की तरफ बढ़ सकती हैं। तो अगर हम समाधान की बात करें तो रास्ता क्या है? क्या और सख्त कानूनों की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि मूल समस्या कानूनों की कमी है। जैसा हमने देखा, कानून तो हैं, असली कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति और उन कानूनों को लागू करने वाले सिस्टम की है। मतलब विल पावर की कमी है। बिल्कुल। अगर इसके बाद भी हम अपनी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कमी हमारे सिस्टम के कार्यान्वयन में है, हमारी प्राथमिकताओं में है। तो ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की सदियों पुरानी बहस पर आकर रुक जाता है। हमें विकास चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? हाँ, और विकास को पारिस्थितिकी की कीमत पर हासिल नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों और हम सबको ये समझना होगा कि ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर और बजरी का स्रोत नहीं है। ये हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे भविष्य की गारंटी है। एक बार ये खत्म हो गई तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। करोड़ों सालों से अटल खड़ी अरावली की ये पहाड़ियां आज इंसानी लालच के सामने घुटने टेक रही हैं, और शायद वो हमसे संरक्षण की गुहार कर रही हैं। इस गुहार को नजरअंदाज करना हमारे अपने भविष्य के साथ बेईमानी होगी। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में बार बार उठता है, जब विकास और पर्यावरण के बीच टकराव होता है तो संतुलन बनाने की जिम्मेदारी असल में किसकी है? सरकार की, उद्योगों की, या फिर हम नागरिकों की? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग न्यूज और फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।